134 के हवाले से हाजिर हूँ मैं एक नए उन्वान के साथ आपके सामने नफ्सियात में तहकीक के सिलसिले में मज़ीद गुफ्तगू के लिए। नाज़रीन, पिछले कुछ क्लासेस में आपने नफ्सियात में तहकीक के बारे में जानकारी जमा की और हम लोगों ने बहुत कुछ इसके बारे में सीखा और बताया कि किस तरह से नफ्सियात में तहकीक की जाती है और तहकीक के नतीजे किस तरह से हासिल किए जाते हैं और उन नतीजों से किस तरह से हम कोई अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई थ्योरी बना सकते हैं वगैरह वगैरह। इसी सिलसिले में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी गुफ्तगू होगी नफ्सियात में तहकीक के सिलसिले में हम जो आदाद शुमार जमा करते हैं या हमारे सामने जो आदाद शुमार आते हैं उनसे हम कुछ नतीजे किस तरह से निकाल सकते हैं और उन नतीजों को हम किस तरह से दिखा सकते हैं। यानी कि ग्राफ के ज़रिए, ग्राफ पर जब हम उन आदाद शुमार को दिखाते हैं तो उस ग्राफ को देखने से या उस ग्राफ के ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि किस तरह से हमारे जो आदाद शुमार हैं वो हमें क्या बता रहे हैं या उनके ज़रिए हमें किस बात की जानकारी मिल रही है। तो इसी सिलसिले में आज हम आम इम्कानात के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आम इम्कानात की तक़सीम, यानी कि जब हमारे सामने जो आदाद शुमार जमा हो जाते हैं या हम आदाद शुमार जो नमूनों के ज़रिए लेते हैं उससे हम किस तरह से उसकी तक़सीम करते हैं ग्राफ पर। ग्राफ के ऊपर जब हम उसकी तक़सीम करते हैं तो उससे क्या पता चलता है या उस आदाद शुमार की तक़सीम से ग्राफ के ज़रिए हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है, ये सारी चीज़ें हम आज के इस क्लास में आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे और इंशाअल्लाह आपको इससे ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा जिससे कि आपको मज़ीद जानकारी में इजाफा होगा। तो आम इम्कानात की जो तक़सीम है, जैसे अंग्रेज़ी में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ का अगर इस्तेमाल करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। कर्व इसलिए कहते हैं क्योंकि हम ग्राफ पे बनाते हैं, तो ग्राफ पे जो लाइनें खींची जाती हैं वो आड़ी तिरछी सीधी इस तरह की लाइन होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें आम इम्कानात में जो लाइन हम खींचते हैं तो वो लाइन सीधी लाइन नहीं बनती है, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव होता है, क्योंकि हमारे आदाद शुमार जिस तरह के होते हैं और उन्हें हम अपने जब ग्राफ पर दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो लाइन सीधी लाइन ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी होती है, इसलिए इसका नाम कर्व रखा गया। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, तो या हम इसे अंग्रेजी में नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह ले, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कह ले, या हम आम इम्कानात की तक़सीम के नाम से इसको समझ सकते हैं। इस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में या नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, चाहे हम जो नाम दें, एक लफ्ज़ नाज़रीन आप देख रहे हैं और सुन भी रहे होंगे कि एक लफ्ज़ बार बार आ रहा है, वो लफ्ज़ है प्रोबेबिलिटी, यानी कि इम्कानात। इम्कानात, आखिर ये इम्कानात क्या है, इम्कान क्या है, तो इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। इम्कान से हम आम बोल चाल के लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इम्कान का मतलब ये हो सकता है कि किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना कि ऐसा हो सकता है, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि इम्कान से मुराद यहाँ पर ये है कि किसी चीज़ के होने की कितनी ज़्यादा उम्मीद है, कितने ज़्यादा चांस हैं उसके होने के। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आपके सामने एक डब्बा है, उसमें बहुत सारे रंग बिरंगे कंचे रखे हैं, गोलियां रखी हैं अगर, और अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जार है, उस जार में 4 रंग के जो छोटी छोटी गोलियां होती हैं, कंचे कहते हैं जिन्हें, वो 4 रंग के रखे हुए हैं। एक लाल है, एक नीला है, एक हरा है और एक पीला है।
तो यहाँ पर ये जो 4 रंग के कंचे हैं वो सब एक ही नंबर में नहीं है, यानी कि एक ही तादाद में नहीं है। जैसे कि लाल रंग के जो कंचे हैं वो 30 है, 12 जो पीले रंग की गोलियां हैं वो 12 है, हरे रंग की गोलियां 8 हैं और जो नीली है वो 5 है। तो कुल मिला के यहाँ पर 55 गोलियां रखी हुई हैं, यानी कि इस जार में 55 गोलियां हैं जो 4 अलग अलग रंगों की हैं। अब अगर हम इनमें से कुछ गोलियों को गिराते हैं, उस जार में से कुछ गोलियों को गिराने की कोशिश करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे लाल ही गोलियां आए, सारी की सारी पीली गोलियां ही आए, सारी की सारी हरी आए या नीली आए। ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारी गोलियां बाहर आए। हो सकता है कि 3 हरी आ जाए और 2 पीली आ जाए और 1 लाल आ जाए और नीली वाली आए ही नहीं। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं इम्कान, कि किसी चीज़ के होने की जो उम्मीद होती है वो कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर हम इस जो चैप्टर है हमारा उसमें है कि आम इम्कानात की तकसीम। तो हमारे जो आदाद शुमार हमें हासिल होते हैं उसे जब हम ग्राफ पे दिखाते हैं तो उससे उसके जो नतीजे होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं कि इसमें हम एक इम्कान की गुंजाइश देखते हैं कि क्या हमें इसमें क्या हो सकता है, क्या हासिल हो सकता है इससे। तो इसको हम इम्कान कहते हैं। अब इम्कान के बारे में और मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इम्कान से मुराद मौक़े या इम्कान से, यानी कि मौके, उसको कितने मौके मिलते हैं, चांसेस कितने मिलते हैं। एक और मिसाल के तौर पर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, जिससे हम सब बहुत ज़्यादा रूबरू है और हम बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है उस चीज़ से। जैसे जो पासे होते हैं, जो हम लोग खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें पासे होते हैं और उस पासे में चारों तरफ कुछ नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक के नंबर होते हैं। तो जब हम उसे घुमा करके उसे चलाते हैं तो इस बात की इम्कान हो सकती है कि हमें या तो 6 नंबर मिले या 1 नंबर मिलेंगे या 2 नंबर मिलेंगे। दावे के साथ हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस पासे को जो हम उछाल रहे हैं तो उछालने से हमें 2 नंबर ही हासिल होंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 6, उसमें जितने नंबर हैं 1 से लेकर 6 तक, उसमें सबके जाहिर होने के बराबर इम्कानात होते हैं। उस पासे को जब हम घुमाते हैं तो उसमें किस नंबर के का को मौका मिला, तो जिस नंबर को मौका मिलता है वो नंबर जाहिर हो जाता है। जैसे अगर 2 आया, इसका मतलब कि जब हमने पासे को घुमाया तो हमें 2 नंबर हासिल हुए। 6 आता है अगर, तो हमने जो पासे को घुमाया तो 6 वाले नंबर को मौका मिला, इसलिए 6 वाला नंबर जो है वो उभर करके सामने आया। तो इम्कान एक शुमारियाती तस्वुर है जिसकी पैमाइश और तज्जिया किया जा सकता है, यानी कि उसको हम माप सकते हैं, पैमाइश कर सकते हैं और उस पैमाइश से उसके बाद उसकी जो माप है या जो नतीजे हासिल होते हैं उसका हम तज्जिया कर सकते हैं कि आखिर इस नंबर से हमें क्या या कौन सी चीज़ें हासिल हुई। इसके बाद इम्कान की कुछ बुनियादी तस्वर है, यानी कि इम्कान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो इम्कान के लिए ज़रूरी है या उसके होने से ही इम्कान जो है वो मुमकिन है। इसको जानने से पहले इम्कान की जो तारीफ है उसको अगर हम समझें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक चीज़ के होने की जो गुंजाइश होती है या बार बार जो चीज़ें जो बराबर तरीके से हमारे सामने आ सकती हैं उसको हम इम्कान कह सकते हैं। ये एक रियाज का एक अच्छी उसकी शाख है जिसके ज़रिए हम ये जानकारी हासिल कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमारे सामने है तो उसके होने की गुंजाइश जो है वो कितनी है या वो किस तरह से हमारे सामने आ रही है। इसके बाद आदाद शुमार में इम्कान क्या है। आदाद शुमार में इम्कान की इस्तिलाह से मुराद तमाम मुमकिना ममासल वाक़यात के दरमियान किसी वाक़ये के वक़ू पज़ीर होने के मौक़े फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कोई चीज़ या कोई जो वाक़या है वो सामने आया, इसको ही इम्कान कहा जा सकता है। इसके बाद इम्कान का कुछ फार्मूला है, यानी कि इसको हम निकालें कैसे हम इसके बारे में
صحیح जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसका एक ख़ास फार्मूला है जिसको कि हम निकालने के लिए इम्कानात का जो तनासब है वो बराबर मतलूबा नताइज ऑब्लिक वाक़यात या फिर नताइज की कुल तादाद या वाक़यात। इसमें क्या होता है कि इम्कान का जो तनासब होता है वो हमेशा 0 से 1 की तरफ होता है। यानी कि अगर वाक़या होना बिल्कुल नामुमकिन है, कुछ नहीं हो सकता, जैसे मान लीजिए पासा रखा हुआ है, उसको हम उछाल नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर कोई वाक़या नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर उसका जो इम्कानात का जो तनासब होगा वो 0 होगा। लेकिन वाक़या होने का जो यकीन है कि अगर हम पासा उछालते हैं तो कोई ना कोई नंबर जो है हमारे सामने वो ज़रूर आएगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि वाक़या होने का यकीन है। तो ये एक यहाँ तो यानी कि इसका जो तनासब है वो हमेशा 0 से उसकी जो हद होती है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है, उसके दरमियान होती है। अब जो ख़ास इसके तसव्वुरात हैं इम्कानात के, उस इम्कानात के कुछ ख़ास तसव्वुरात पर हम नज़र डालते हैं, जिसमें कि सबसे पहला जो है वो है मिसाली जगह। अंग्रेज़ी में इसे सैंपल स्पेस कहते हैं। मिसाली जगह, सैंपल जो हम नमूने लेते हैं उसका। तो किसी तजुर्बे या वाक़या के तमाम मुमकिना नताइज का मजमुआ या सेट नमूने की जगह के नाम से जाना जाता है। नमूने की जगह के नाम से, क्या नमूने की जगह के नाम से जाना जाता है कि किसी तजुर्बे या वाक़या, कोई ऐसा वाक़या हो, कोई ऐसा तजुर्बा हो, उसके जितने भी मुमकिना नताइज हैं, जो भी मुमकिन नताइज हो सकते हैं, उसके मजमुआ या सेट को नमूने की जगह के नाम से जाना जाता है। दूसरा है पावर सेट। इसमें क्या है कि नमूने की जगह का ज़ैली सेट यानी कि सबसेट, जो हम सैंपल स्पेस का जो सबसेट होता है, जो कि मजमुई इम्कानात से इम्कानात का एक मखसूस मजमुआ है, उसमें जो मजमुई इम्कानात हुए हासिल हो रहे हैं हमें, उसमें से उसका एक सेट जो है वो पावर सेट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसमें वाक़यात में क्या है कि मुमकिन नताइज का मजमुआ डाइस के तमाम हमवार नंबर, जितने भी नंबर है आपके डाइस में, जो पासे में जो नंबर आते हैं 2, 4, 6 जो भी है, वो तमाम नंबर उसमें हो सकते हैं सबसेट डाइस रोल्स के नमूने की जगह के पावर सेट का एक आंसर है। इन मजमुओं को वाक़यात कहा जाता है। यानी कि पावर सेट के अंदर का जो नंबर होता है और उनका जो मजमुआ है उसको हम वाक़यात कह सकते हैं। इसमें आगे जो इससे जुड़े हुए जो तसव्वुर है वो है बाहमी ख़ुसूसी वाक़यात। बाहमी ख़ुसूसी वाक़यात को अंग्रेज़ी में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं। तो बाहमी ख़ुसूसी वाक़यात से मुराद अदम मुताबकत है, यानी कि दो वाक़यात को बाहमी तौर पर ख़ुसूसी कहा जाता है अगर दोनों एक ही आजमाइश में बैक वक्त ना हो, तो नहीं हो सकता। ऐसे हालात में एक वाक़या का होना दूसरे वाक़या के वक़्फ़ पज़ीर होने से रोकता है, यानी कि एक वाक़या के होने को दूसरा वाक़या जो है वो रोकता है। इसे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या बाहमी ख़ुसूसी वाक़यात के नाम से जान सकते हैं। इसके बाद मुकम्मल वाक़यात, एग्जॉस्टिव इवेंट्स जिसको कहा जाता है। इसमें ख़ास चीज़ क्या होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो जो दो चीज़ों के बीच जो है, दो चीज़ों से बाहर नहीं होती। एक वाक़या को मुकम्मल कहा जाता है जब उसकी मजमूयत में किसी बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिना नताइज शामिल हों। यानी कि एक वाक़या को तब मुकम्मल कहा जाता है जब उसकी मजमूमियत में, उसके ग्रुप में किसी बेतरतीब तजुर्बे के तमाम मुमकिना नताइज शामिल हो, तो उसको हम मुकम्मल वाक़यात के नाम से जान सकते हैं। इसके बाद आज़ाद और मुनहसर वाक़यात, यानी कि कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो आज़ाद हैं, कुछ मुनहसर होते हैं। तो कौन से वाक़यात आज़ाद हैं और कौन से मुनहसर हैं, इसको समझने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं स्लाइड में नाज़रीन कि दो या दो से ज़्यादा वाक़यात,
दो या दो से ज्यादा वाकयात को आज़ाद वाकयात कहा जाता है। यानी कि अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा वाकयात हैं तो वो आज़ाद वाकयात हैं। अगर एक ही वाकया के नताइज का कोई असर ना हो या दूसरे वाकया के नतीजे से मुतासिर ना हो। यहाँ पर शर्त ये है कि आज़ाद कहलाने के लिए, आज़ाद वाकयात कहलाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा वाकयात हो और एक दूसरे को वो मुतासिर ना करते हो। यानी कि पहला वाला दूसरे से मुतासिर ना हो, दूसरा वाला पहले से मुतासिर ना हो। इसको हम आज़ाद वाकयात कह सकते हैं। मुनहसर वाकयात वो वाकयात है जिनमें किसी भी मुकदमे में एक वाकया का वकू या अदम मौजूदगी दूसरे डायज में दूसरे वाकया के इम्कान को मुतासिर करती है। जाहिर सी बात है कि जिसको हम आज़ाद कहते हैं उसमें दो वाकयात एक दूसरे को मुतासिर नहीं करता है, लेकिन मुनहसर जो वाकयात होंगे वो एक दूसरे को मुतासिर करेंगे और एक के होने से दूसरे वाकयात पर असर पड़ता है या पड़ेगा, तो हम इसे मुनहसर वाकयात कह सकते हैं। इसके बाद है यकसा तौर पर मुमकिना वाकया, इक्वली लाइकली इवेंट्स, यानी कि बराबर तौर पर जो वाकयात होते हैं उसे हम यकसा तौर पर मुमकिना वाकयात कह सकते हैं। तो वाकयात को यकसा तौर पर मुमकिना वाकयात कहा जाने के लिए तब कहा जाता है कि अगर हर वाकया के तकरीबन एक ही तादाद में होने का काफी मौका हो। यानी कि जैसे कि अगर हम पासे की ही मिसाल ले लेते हैं और अगर पासे में हमें बार बार कोई एक खास नंबर आ रहा है या आ सकता है, उसकी जो गुंजाइश है, अगर वो किसी एक नंबर की गुंजाइश जो वो ज्यादा हो जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर यकसा तौर पर मुमकिना वाकयात है कि वो बार बार एक जैसा ही हो रहा है। इस तरह कोई भी वाकया दूसरों के मुकाबले में ज्यादा कसरत से वाक़ा होने का इम्कान नहीं होता है। यानी कि ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन होता है कि कोई वाकया जो है उसकी तकरीबन एक ही तादाद में, यानी कि बार बार वो उसी तरह से वो चीज़ जाहिर हो रही है, तो हम इसको यकसा तौर पर वाकया मुमकिना वाकयात कह सकते हैं। इसके बाद तकमीली वाकयात है, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं, कि तकमीली वाकयात में अगर दो वाकयात बाहमी तौर पर खुसूसी और मुकम्मल हैं, खास है और मुकम्मल है, तो कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे की तकमील करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। अगर दो वाकयात बाहमी तौर पर खुसूसी हैं और मुकम्मल हैं, पूरा करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को ही तकमील करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पासे में हम देख लें 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी नंबर है वो दूसरे नंबर को पूरा करता है। जैसे 1 है और 2 है, तो 2 में भी एक नंबर है और इसके बाद 2 है, 6 है, 5 है, तो 2 में 6 में 2 नंबर हो सकता है, तो वो उसको पूरा करता है। इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर वो उसकी अपनी खासियत है, अपनी खुसूसियत है और वो अपने आप में पूरा है, मुकम्मल है, तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे की तकमील करते हैं, एक दूसरे को बनाने में मदद कर सकते हैं। इसको हम तकमीली वाकयात कहते हैं। आम इम्कानात की तकसीम का तसव्वुर। अब इन तसव्वुरात के बाद आम इम्कानात, जैसे हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, उसका क्या तसव्वुर है। तो एक मुतग़िर के लिए मुसलसल इम्कान की तकसीम को नॉर्मल इम्कानात की तकसीम या सिर्फ आम तकसीम कहा जाता है। एक मुतग़िर के लिए मुसलसल इम्कान, क्या क्या इम्कान हो सकते हैं, या और मुसलसल इम्कान की तकसीम को नॉर्मल इम्कानात या आम इम्कानात की तकसीम कहा जा सकता है। इसे गाउसियन, गॉस या एले प्लेस गाउस डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ये इसका नाम है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसमें गाउसियन, गाउस या एले प्लेस नाम जो है, गाउस जो है वो खास तौर पर शामिल किया जा सकता है। इसका जो तयीन है, इसका किस तरह से ये काम बनता है, तो इसकी जो तकसीम है, इसका जो तयीन है, इस तयीन में दो चीज़ें खास तौर पर देखी जाती हैं या इसके बिना
इसका जो वजूद है वो पूरा नहीं होता। ये है आपका औसत और दूसरा है तगीर, इसको हम मीन या वेरिएंस के नाम से जानते हैं। तो मीन, इसमें मीन का होना ज़रूरी है, औसत का होना ज़रूरी है, और वेरिएंस का यानी कि तगीर का होना ज़रूरी है। मीन से जो उसकी दूरी होती है वो दूरी कितनी है होती है, औसत से जो उसकी दूरी होती है ये कितनी है, इसको ये यहाँ पर जानना ज़रूरी है। दूसरा तगीर है। अब आम इम्कान की जो तकसीम है उसका जो वक्र बनता है, जो कर्व बनता है, वो कैसे है? वो तो ये एक आप देख सकते हैं नाजरीन कि यहाँ पर जब हम ग्राफ पर आम इम्कान की जो तकसीम को दिखाते हैं तो इसकी जो शक्ल बनती है वो घंटी की शक्ल की बनती है। इसलिए कभी कभी इसे बेल घंटी की शक्ल की तकसीम भी कहा जा सकता है। तो जब आम तकसीम को ग्राफ की शक्ल में दिखाया जाता है तो इसे आम इम्कानी तकसीम कर्व या आम वक्र के तौर पर जाना जाता है। एक आम मनहनी घंटी की शक्ल का मनहनी खतूत है। दो तरफा तौर पर हम आहंगी और मुसलसल ताअद्दुद की तकसीम का मनहनी खतूत है, यानी कि ये इसमें दोनों तरफ से दो तरफा जो है मनहनी खतूत होता है, हम आहंगी और मुसलसल तादाद की तकसीम। आप देख रहे हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है और फिर ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ गिरता है, और इसलिए इसकी जो शक्ल बनती है वो एक घंटी नुमा शक्ल इख्तियार करती है, इसलिए इसे घंटी की शक्ल का कर्व भी कहा जाता है। इसमें इस वक्र को आम इम्कानी तकसीम के मोड़ के तौर पर जाना जाता है क्योंकि इसके ताअद्दुद मशाहिदे की फ्रीक्वेंसी की बजाय निस्बती फ्रीक्वेंसी या इम्कानात फराहम करते हैं। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरो से जो शुरू होता है तो वहाँ से हम ग्राफ जब अपने आदाद शुमार को जाहिर करते हैं तो नीचे से शुरू होता है एक्स एक्सिस पर जो ज़ीरो होता है वहाँ से ये शुरू होता है 10, 15 और बीच में आके गिरा आके 50 पर। तो दोनों तरफ से ये बराबर बराबर, इधर 10 है तो इधर भी 10 होता है, 15 दोनों तरफ से होता है, और फिर बीच दोनों आकर के बीच में एक जगह पर गिरते हैं। तो इसलिए यहाँ पर निस्बती फ्रीक्वेंसी या इम्कानात जो है वो ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं या समझ में आते हैं। आप इस स्लाइड में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिखाया गया है कि अगर किसी आदाद शुमार को हम ग्राफ के जरिए इस घंटी नुमा कर्व के जरिए दिखाते हैं कि उसमें आम इम्कान की जो तकसीम है वो कैसी होती है, तो उस पर हम ये देखते हैं कि बीच में आकर के वो हमारी उम्मीद इससे मिलते हैं और दोनों तरफ बराबर बराबर वो बटे होते हैं, यानी कि दाहिनी तरफ और बाईं तरफ का जो फर्क है वो दोनों बराबर बराबर होता है। अब इसकी अहमियत क्या है, आम तकसीम की अहमियत क्या है? तो इसकी बहुत सारी अहमियत में से कुछ ख़ास अहमियत को यहाँ पर माहिर नफ्सियात ने ख़ास तौर पर बताया है, जिसके बारे में गुफ्तगू हम कर रहे हैं। आम तकसीम एक मुसलसल तकसीम है, मुसलसल तकसीम है। नाज़रीन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये एक मुसलसल तकसीम है और शुमारियाती थ्योरी और इन्फरेंस में अहम किरदार अदा करती है। दूसरी बात है कि आम तकसीम में मुख्तलिफ रियाजियाती ख़वास होते हैं जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी की तकसीम को आसान तरीन शक्ल में बयान करना आसान होता है। ये नमूने की तकसीम का एक मुफीद तरीका है। नमूने को की जो तकसीम करते हैं उसके लिए बहुत आसान तरीका इसको माना गया है और बहुत सही तरीका माना गया है। रवैये के उलूम में बहुत से मुतगरात जैसे वज़न, खद, कामयाबी, जहालत की तकसीम तकरीबन आम वक्र की तरह ही होती हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन गैर मुतल्लका आदादशुमार जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट के लिए एक ज़रूरी जज्ब है। यानी कि अगर हम मज़ीद जो हिसाब अगर लगाना चाहते हैं या अगर आदाद शुमार के जो बारे में अगर मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का होना या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या आम तकसीम के बारे में जानकारी हासिल करके अपने आदाद शुमार को सही नहीं ठहरा सकते हैं तब तक जेड टेस्ट, एफ टेस्ट,
टी टेस्ट वगैरह जो हम निकालते हैं उसको हम नहीं निकाल सकते हैं। यानी कि जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एफ टेस्ट वगैरह निकालने की शर्त यही होती है कि आम तकसीम जो है वो नॉर्मल हो। अगर वो नॉर्मल होते हैं तभी हम इस टेस्ट का सहारा ले सकते हैं, वरना हमें दूसरे टेस्ट की तरफ जाना पड़ सकता है। इसके बाद अमूमी तकसीम की कुछ खुसूसियात हैं। क्या इसकी खास बातें हैं? तो माहिर नफ्सियात ने इसके बारे में बहुत सारे इसकी खुसूसियात के बारे में बताया और बताया कि ये बहुत, चूँकि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है मज़ीद जानकारी हासिल करने में, मज़ीद इसकी अगर हम अपने अदाद शुमार के बारे में मज़ीद जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमें आम तकसीम के को निकालना या आम तकसीम में अपने अदाद शुमार को बांटना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आम तकसीम की क्या खुसूसियात हैं? तो सबसे पहली जो खुसूसियात है वो ये है कि ये एक घंटी की शक्ल का वक्र है। ये तो मैंने आपको पहले बताया कि जब हम अपने आदाद शुमार को ग्राफ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से दिखाते हैं, यानी कि आम तकसीम के हिसाब से दिखाना चाहते हैं, तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ इसका एक ग्राफ बनता है जिसे हम घंटी की शक्ल का ग्राफ कहते हैं, वक्र कहते हैं, जो दो तरफा तौर पर हम आहंग है, यानी कि दोनों तरफ से वो बराबर होता है और उसमें मुसलसल ताअद्दुद की तकसीम का वक्र है। लगातार इसमें जो मुसलसल ताअद्दुद है उसकी तकसीम का, उसके बंटवारे का जो वक्र है ये होता है। तो इसमें एक खास चीज होती है कि इसमें मुसलसल ताअद्दुद की तकसीम होती है। दूसरी बात यह है कि आम मोड़ गैर मामूली होता है, यानी ये करीब आता है लेकिन कभी भी एक्स महूर को नहीं छूता, क्योंकि ये औसत से ज्यादा दूर जाता है। नीचे आता है लेकिन वो उसके नीचे के पॉइंट को छूता नहीं है, क्योंकि ये औसत से इसमें वेरिएंस होता है। इसमें हमने जैसे बताया था कि इसमें औसत और तगीर से इसका जो तयीन होता है, तो वो इसमें औसत से चूंकि दूर जाता है इसलिए वो नीचे आके इसको छूता, इसके एक्स एक्सिस को नहीं छूता है, और इसलिए इसकी जो खासियत ये है कि ये गैर मामूली होता है, या अंग्रेजी में इसको हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। इसके बाद अमूमी तकसीम की जो खुसूसियात है उसमें जो अभी लगातार हम बता रहे थे कि इसकी जो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी खुसूसियात ये है कि ये मुसलसल, ये एक बेतरतीब मुतग़य्यर के लिए एक मुसलसल इम्कान की तकसीम है। यहाँ पर ये बात ख़ास तौर पर आपके जानने की है कि आम तकसीम की सबसे बड़ी खासियत या जो सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये होती है कि इसके मुसलसल इम्कान की तकसीम है। इसमें इसकी जो ताद्दुद होते हैं या उसकी जो तकसीम होती है वो मुसलसल होती है। और दूसरी जो खुसूसियात है वो खुसूसियात ये है कि इसमें एक मोड होता है, यानी कि मीन, मीडियन और मोड, औसत, मीडियन और जो मोड होता है, तो इसका जो मोड होता है वो एक ही होता है। इस एक तकसीम में जो घंटी की शक्ल का आम तकसीम होता है उसमें सिर्फ एक ही मोड होता है, और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। इसके अलावा अमूमी तकसीम की कुछ और भी खुसूसियात हैं जिसे नफ्सियात में काफ़ी तवज्जो दी जाती है, जो है जैसे कि इसके दो हिस्से होते हैं। जैसे हमने बताया आपको कि दाहिने और बाएं दो हिस्से, बीच में आके वो ग्राफ गिरता है और दाहिने और बाएं तरफ दो इसके हिस्से होते हैं। तो और औसत, मीडियन और जो मोड है उसकी कदर बराबर होती है। ख़ास बात यहाँ पर यह होती है कि मीडियन, औसत और जो मोड होता है उसकी जो कदर होती है, उसका जो वैल्यू होता है वो बराबर है। अगर औसत 20 है तो मीडियन भी 20 होगा और मोड भी 20 होगा, और तब जाके हम इसको कह सकते हैं कि ये एक आम तकसीम, जो हमारा जो आदाद शुमार है वो आम तकसीम में बटा हुआ है, यानी कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर ये खास बात है कि औसत, मीडियन और जो मोड होता है उसकी जो कदर होती है वो बराबर है, यानी वो मनहनी के औसत में एक ही नुक्ता पर मिलते हैं, एक ही पॉइंट पर आकर के वो मिलते हैं ग्राफ की। औसत कर्व के
औसत में वाक़ा होता है और मोड़ के 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। जो मीन होता है वो बीच में आके गिरता है और पूरे ग्राफ को 2 हिस्से में वो बांट देता है। आम वक्र के नीचे पॉइंट का रकबा 1 के बराबर कहा जाता है। ये बातें जैसे पहले भी बताई हमने कि वो 0 से 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर कहा जाता है। मयारी इन्हिराफ 1 है, तगयीर 1 है और औसत 0 होता है। इसमें जो है वो मयारी इन्हिराफ भी 1 होता है, तगयीर भी 1 होता है, औसत जो है वो 0 होता है, 0 होता है। इसके बाद उन पॉइंट्स पर जहां वक्र ऊपर की तरफ मुड़ने से नीचे की तरफ बदल जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ मुड़ के नीचे की तरफ आ रहा है, उन्हें इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहा जाता है। वहां से वो बदलाव या उनमें इन्फ्लेक्शन होता है। औसत से दाईं तरफ आम इम्कानी वक्र में Z स्कोर या मयारी स्कोर मुस्बत है, यानी कि औसत से दाईं तरफ एक जैसे पहले बताया कि पूरा जो कर्व है वो 2 हिस्से में बढ़ता है, दाईं तरफ और बाईं तरफ। तो दाईं तरफ जो बढ़ता है वो Z स्कोर या मयारी स्कोर जो होता है वो मुस्बत होता है, और बाईं तरफ होगा, जाहिर सी बात है कि वो मनफी होगा। यानी कि बाईं तरफ जो स्कोर बढ़ा वो मनफी है और दाहिनी तरफ जो बढ़ता है वो मुस्बत होता है। मामूल की तकसीम तिरछी से पाक है, यानी ये तिरछी यानी कि तिरछेपन की मकदार से 0 तक है, 0 तक है। किसी भी 2 दिए गए Z स्कोर के दरमियान फ्रिक्शनल एरियाज आम मनहनी खतूत के दोनों हिस्सों में बराबर हैं, यकसा हैं। यानी कि किसी भी 2 अगर दिए गए Z स्कोर हैं तो के दरमियान फ्रिक्शनल जो बदलाव का जो की जो जगह है वो आम मनहनी खतूत के दोनों हिस्सों में बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि दाहिनी तरफ ज्यादा है बाईं तरफ कम है, या बाईं तरफ ज्यादा और दाहिनी तरफ कम है, दोनों हिस्सों में वो बराबर होते हैं। इसके बाद इसके इस्तेमाल के बारे में बताया गया है कि आम तकसीम का जो इस्तेमाल है वो कहाँ कहाँ ज़रूरी होता है या कैसे उसके इस्तेमाल से क्या चीज़ें हासिल होती है। तो सबसे बड़ी बात कि हमें वो फीसद कि हमारे कितने केसेस हैं जो कि हमारे आदाद शुमार में हासिल है, वो कितने फीसद हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ इसकी जानकारी हमको हो जाती है, इसके इस्तेमाल के लिए, इसको जानने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है कि यहाँ पर जो भी हमारा जो स्कोर होता है, जो हमारे आदाद शुमार हमारे पास हासिल होते हैं, तो उसके ऊपर और नीचे कितने फीसद जो स्कोर है वो या केसेस हैं वो हमें हासिल हो जाती है। क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर और नीचे जो स्कोर है वो हमें आसानी से दिखाई पड़ जाते हैं या हासिल हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें अपने इस आदाद शुमार के बारे में जो हम कि कितने केसेस हमारे कितने फीसद जो केसेस होते हैं वो ऊपर हैं और कितने फीसद जो है वो औसत से नीचे हैं, कितने औसत से ऊपर है, कितने औसत से नीचे हैं। और इसके अलावा कि कितने ज़्यादा जो केसेस हैं वो लिमिट यानी कि अपनी हद को के बारे में बताते हैं कि कितने केसेस हैं कि जो हमारे जो स्कोर है या हमारा जो जो आदाद शुमार है तो उसकी जो कितने ऐसे केसेस हैं जो कि उसकी हद के अंदर है। और वैसे बच्चों के बारे में या वैसे लोगों के बारे में भी जानने की ज़रूरत या निकालने की जब ज़रूरत पड़ती है कि कितने लोग जो हैं कि जो फीसद दर्जा होता है वो कितना ज़्यादा उस किसी भी खास ग्रुप का जो फीसद दर्जा है वो कितना ज़्यादा है। उसके बाद उस फीसद कदर उस फीसद दर्जे की कितनी कदर जो है उसको निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। या फिर 2 अलग-अलग जो तक़सीम होते हैं, जो अलग-अलग जो अगर एक दूसरे पर वो हावी हो रहे हैं, उस तक़सीम को का मुआवज़ना करने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं उसकी जो मुश्किलाती पहलू हैं उनको उनके बारे में जो जानकारी हासिल करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इस आम तकसीम के ज़रिए किसी भी ग्रुप को छोटे छोटे दूसरे ज़ैली ग्रुप हिस्सों में बांट करके उसके बारे में उसके दर्जे के बारे में जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल इन चीज़ों के लिए भी किया जा सकता है। अब नाजरीन
यहाँ पे हमने अभी गुफ्तगू किया था कि जो आदाद शुमार को हम अपने ग्राफ के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं वो बीच में आकर के गिरता है और दाहिनी तरफ और बाईं तरफ किसी ग्राफ को बराबर बराबर बांटता है। तो यहाँ पर इसको हम जेड स्कोर या मयारी स्कोर के नाम से जानते हैं। तो औसत से कितना दूर होता है, यानी कि जो ग्राफ हमने बनाया तो उसको औसत से कितना दूर होता है, इसको जानने के लिए जेड स्कोर या मयारी स्कोर के नाम से यहाँ पे से हम जानते हैं। तो मयारी स्कोर या जो जेड स्कोर होता है वो एक तब्दील शुदा स्कोर है जो मयारी इनहिराफ इकाइयों की तादाद को जाहिर करता है, जिसके जरिए मुशाहिदे की कदर यानी कि जो खाम स्कोर, यानी कि जो आपके पास जो हमारे पास बिल्कुल जो आदाद शुमार जो हासिल होते हैं, जो जिसको हम दूसरे लफ्जों में रॉ डेटा कह सकते हैं, तो खाम स्कोर औसत से ऊपर या नीचे होती है। मयारी स्कोर आम तकसीम में स्कोर के इम्कान का तय करने में मदद करता है। क्या करता है, इसकी खासियत क्या है कि ये स्कोर के इम्कान का तयन करने में मदद करता है। ये मुख्तलिफ आम तकसीम से स्कोर का मवाजना करने में भी मदद करता है, दूसरे आम स्कोर से इसका मवाजना करने में भी मदद करता है। इसका तस्वुर क्या है, मयारी स्कोर का तस्वुर के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मयारी स्कोर एक स्कोर है जो कदर के बारे में बताता है और ये भी तकसीम में कदर कहाँ पर है, यानी कि जो वैल्यू या जो कदर है, जो स्कोर होता है वो तकसीम में कहाँ पर है, इसकी जानकारी भी ये देता है। मिसाल के तौर पर अगर कदर औसत से ज्यादा मयारी इनहिराफ है, 5 ज्यादा मयारी इनहिराफ है, तो उससे मुराद औसत से 5 गुना औसत फासला है। इसके बाद जेड स्कोर की भी कुछ खासियत है, यानी कि मयारी स्कोर या जेड स्कोर जो हम कहें तो उसकी भी कुछ खासियत है, कुछ खूबियां हैं। सबसे पहली खूबी है कि जेड स्कोर का औसत हमेशा जीरो होता है। जो इसका औसत होगा जेड स्कोर का वो हमेशा जीरो होगा, इसके आगे वो नहीं होगा। जेड स्कोर का मयारी इनहिराफ हमेशा एक होता है, तो इसका जो औसत होता है वो जीरो होता है और मयारी इनहिराफ वो हमेशा एक होता है। ये बातें याद रखने की होती है। जेड स्कोर तकसीम के ग्राफ में हमेशा वही शक्ल होती है जो नमूने के कदरों की असल तकसीम की होती है, अपनी तरफ से उसमें कोई जोड़ तोड़ नहीं होता है। नमूने की तकसीम की जो असल तकसीम होती है उसकी शक्ल वही होती है। तो जीरो के कदर से ऊपर के जेड स्कोर औसत से ऊपर के नमूने की कदरों की नुमाइंदगी करते हैं, जबकि जीरो की कदर से नीचे के जेड स्कोर औसत से नीचे नमूनों की कदरों की नुमाइंदगी करते हैं। जेड स्कोर की तकसीम की शक्ल खाम स्कोर की असल तकसीम की तरह होगी। इस तरह अगर असल तकसीम नॉर्मल है तो जेड स्कोर की तकसीम भी नॉर्मल होगी, यानी कि इसमें जेड स्कोर से में कुछ बनावट नहीं होता है, बल्कि ये जो आदाद शुमार हमारे जिस तरह के होते हैं, जो खाम स्कोर होते हैं हमारे, वैसे ही उसी तो जेड स्कोर भी खाम ही के तौर पर निकलेंगे। यानी और ख़ास बात यहाँ ये है कि औसत इसका हमेशा ज़ीरो होता है, मेयारी इनहिराफ एक होता है। एक और ख़ास बात है कि ज़ीरो की कदर से अगर ऊपर है तो जेड स्कोर औसत के नमूने की कदरों की नुमाइंदगी करते हैं, औसत के कदर की नुमाइंदगी करते हैं, और अगर ज़ीरो से नीचे हैं तो नुमाइंदगी नहीं करते हैं। ये बातें ख़ास तौर पर जेड स्कोर के बारे में बताई जाती हैं। अब जेड स्कोर का इस्तेमाल कब, कहाँ और क्यों हम करें जेड स्कोर का इस्तेमाल, तो ये आबादी की तकसीम में मुशाहिदे की पोजीशन की निशानदेही में मदद करता है कि जो हमने नमूने लिए वो नमूने किस आबादी के हैं और उसकी तकसीम में मुशाहिदे के पोजीशन की निशानदेही करने में मदद करते हैं। ये खाम डेटा को मयारी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इसके ज़रिए जो हमारा जो खाम डेटा है वो मयारी डेटा में बदल सकता है। ये स्कोर्स का मवाजना करने में मदद करता है जो मुख्तलिफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से होते हैं, यानी कि जब इसके ज़रिए हम ये देख सकते हैं कि कोई स्कोर जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में है या नहीं है, तो इसका हम मवाजना कर सकते हैं। इसकी गिनती कैसे करते हैं, अब बारी है कि जेड स्कोर की गिनती कैसे करते हैं। तो इसके लिए नाजरीन कुछ, जैसे हम बाकी सब
आदाशुमार की जानकारी के लिए गिनती करते हैं, सभी तरह के हिसाब किताब की जो गिनती करते हैं वैसे वह जेड स्कोर की भी गिनती होती है। और इसके लिए एक फार्मूला है कि जेड स्कोर बराबर x माइनस एम बटा एस डी, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर x जो होता है वो एक खास काम स्कोर होता है, m जो होता है वो नमूने का मतलब होता है यानी औसत होता है, और एस डी या जो सिग्मा जिसे कह सकते हैं वो म्यारी इन्हिराफ कहलाता है। अब मामूल से इन्हिराफ यानी कि जो नॉर्मल है, जो मामूल है, जो आम है, उससे जो बदलाव होता है, जो इन्हिराफ होता है, उससे दो तरह की शक्लें बन के निकल के सामने आती हैं, जिसको कि स्क्वीनेस और कर्टोसिस के नाम से जाना जाता है। कई बार फ्रीक्वेंसी वक्र आम इम्कान की तकसीम के मनहनी खतूत से ज्यादा चोटी या चिपटा हो सकता है। इस तरह के मामलात में कहा जाता है कि तकसीम मामूल से हट गई है। मामूल से हट गई है मतलब आम तकसीम नहीं है, यानी कि क्या होता है कि या तो चोटी ज्यादा ऊपर की तरफ बन गई है, उसकी जो नोक है जो ज्यादा नुकीली हो जाती है, जो कर्व होता है उसकी जो वो कर्व जो है वो ज्यादा नुकीला हो गया या चपटा हो गया। तो ऐसे हालात में ये कहा जाता है कि ये नॉर्मल नहीं है, ये आम नहीं रह गया, अब इसका जो नाम है वो नाम बदल जाता है और यहाँ से ये ऐसा माना जाता है कि वो औसत से अलग हट गया, वो औसत से अलग हट गया, बदल गया। तो यहाँ पर हम इसको दो नाम से जानते हैं, एक का नाम कर्टोसिस कहलाता है और दूसरा आता है, दूसरे का नाम है स्क्वीनेस। तो कर्टोसिस क्या है? अब सबसे पहले हम ये जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर ये कर्टोसिस क्या होता है। तो कर्टोसिस तकसीम के मनहनी खतूत से मुताल्लिक है, मनहनी खतूत से मुताल्लिक है, न कि उसकी चोटी से। ये वक्र की ऊंचाई का हवाला नहीं देता है, यानी कि ये जो कर्व बनता है उसकी ऊंचाई का हवाला नहीं देता है, और इसकी वो चोटी से भी ये जो है मनहनी खतूत से मुताल्लिक है, ना कि उसकी चोटी से। इसके अलग अलग कुछ इकसाम हैं जिसके जरिए हम कर्टोसिस को और अच्छे से तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि कर्टोसिस को समझने के लिए हमको उसके अलग अलग इकसाम की अगर जानकारी हासिल करते हैं तो आसानी से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर कर्टोसिस क्या होता है। अभी जैसे कि आपको बताया गया कि कर्टोसिस जो है जब आम वक्र में और नीचे औसत से जब वो हट जाता है तो उसका जो कर्व बनता है, जो घंटी की शक्ल का जो कर्व बनता है, वो कर्व घंटी की शक्ल की ना बन करके कुछ ऊंची हो जाती है, कुछ चपटी हो जाती है, और तब ये माना जाता है कि ये आम वक्र नहीं है, वक्र नहीं है, और इसका नाम फिर कर्टोसिस और स्क्वीनेस के नाम से इसको जाना जाता है कि इसका मतलब कि आम जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो आम जो तकसीम होती है उसमें वो औसत से अलग हो गया है। तो यहाँ पर कर्टोसिस को जानने के लिए इसके जो तीन अलग अलग इकसाम है उसकी जानकारी जरूरी है। तो इसमें यहाँ पर तीन अलग अलग इकसाम में बांटा गया है इसको, जिसको पहला नाम है मेसोकॉटिक, दूसरा नाम है लेप्टोकॉटिक और तीसरा नाम है प्लेटोकॉटिक। तो कॉर्टेसिस के तमाम इक़दामात का मवाजना आम तकसीम के मनहनी खतूत से किया जाता है, यानी कि जितने भी कर्टोसिस के जो अलग अलग इक़दामात हैं उसका मवाजना, यानी कि उन दोनों के बारे में जो जानकारी है उसके वो आम तकसीम के मनहनी खतूत से किया जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले देखिए लेप्टोकॉटिक। लेप्टोकॉटिक में ये जो कर्व देखा जा रहा है या दिखाया गया है वो कर्व थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, बेल या घंटी की शक्ल का तो है लेकिन ये थोड़ा पतला होकर के ऊपर की तरफ गया है, यानी कि जो आम कर्व होता है उससे जब ये थोड़ा सा और पतला होकर ऊपर की तरफ जाता है तो इसको कहा जाता है लेप्टोकॉटिक। तो लेप्टोकॉटिक डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी वक्र आम इम्कानी मनहनी खतूत से कम होता है और वक्र का रकबा
मरकज की तरफ मुंतकिल होता है और दोनों सिरों पर लंबी दुम होती है, दोनों सिरों पर लंबी दुम होती है। ये यहाँ पर इस ग्राफ के जरिए भी देखा जा सकता है कि किस तरह से इसकी जो दुम होती है वो लंबी होती है और उसका जो चोटी है वो थोड़ा सा वो छोटा हो जाता है। घंटी की शक्ल की तो होती है लेकिन थोड़ा छोटा हो गया और इसका जो फैलाव होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। जो दोनों सिरों पर जो इसकी जो दुम होती है वो लंबी हो जाती है। इसको यहाँ पर इसके बाद इसको जो दूसरा इसका जो इसकी जो किस्म है वो है मेसोकॉटिक। अब मेसोकॉटिक में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो इसकी जो शक्ल है वो बिल्कुल घंटी की शक्ल की ही है, लेकिन फिर भी ये आम तकसीम से अलग हो जाती है। तो इसको हम यहाँ पर आम तकसीम का जो कर्व है वो कुछ हद तक उससे काफी मिलता जुलता कह सकते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि ये इसकी जो चोटी होती है ना ही बहुत ज्यादा ऊंची होती है और ना बहुत ज्यादा चपटी होती है। तो माना जा सकता है कि ये एक आम तकसीम का कर्व जो है वो है, लेकिन ये आम तकसीम का कर्व नहीं हो सकता है। एक मेसोपोटिक मनहनी खतूत ज्यादा चिपटा नहीं होता है और ना ही चोटी वाला होता है, यानी कि वो उसकी जो ऊंचाई है वो ना बहुत ज्यादा होती है ना बहुत कम होती है और एक तरह से नॉर्मल वक्र से काफी मिलता जुलता होता है। यानी कि अगर इसे एक नजर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि ये नॉर्मल तकसीम की जैसा ही है, यानी कि आम तकसीम जिसे हम कहते हैं वो उसकी जैसा ही दिख रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है कि यहाँ पर जो के का जो हम जो उसकी जो कदर निकालते हैं उसकी जो कदर है वो 0 के बराबर होती है, यानी कि वो 0 होता है। इसके बाद जो तीसरा इसका इसकी जो किस्म है कर्टोसिस की जो तीसरी किस्म है वो है प्लेटोकॉटिक। तो प्लेटोकॉटिक में ये देखा जाता है कि आप नाजरीन देख रहे हैं कि ये एकदम से जो ग्राफ है, ये जो कर्व है वो बिल्कुल चिपटी हो गई है और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि बिल्कुल जो ये ग्राफ बनाया जाता है वो एकदम से नीचे की तरफ से इसमें जो घंटी की जो शक्ल है वो बिल्कुल बदल जाती है और नीचे की तरफ ये झुकना शुरू हो जाता है। तो प्लेटोकॉटिक वक्र से मुराद वो तकसीम है जिसमें आम तकसीम के मुकाबले में कम और कम इंतहाई खारिजी होता है। जब आम मनहनी खतूत से मुवाजना किया जाए तो प्लेटोकॉटिक में वक्र फ्लैट या चिपटा होता है, यानी कि जब हम आम जो तकसीम है उससे जब इसका मुवाजना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें उसमें तो घंटी की शक्ल का कर्व बनता है और यहाँ पे बिल्कुल वो चिपटा हो रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल आकर के वो चिपटा हो जाता है और के से जो इसकी जो कदर होती है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो ये इस तरीके से समझ सकते हैं कि कर्टोसिस में मेसोकॉटिक, प्लेटोकॉटिक और एक जो तीसरा था लैप्टोकॉटिक, मेसोकॉटिक और प्लेटोकॉटिक के 3 तरीके की जो इसके किस्म है वो कर्टोसिस के अलग अलग आयाम को के बारे में बताती हैं, जिसके जरिए हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि औसत से किस तरीके से बदलाव हो रहा है और जो कर्व है उसकी जो शक्ल में जो बदलाव हो रहा है वो ये बता रहा है कि ये जो इसकी जो तकसीम है वो आम तकसीम नहीं है। कहीं कहीं पर जो तकसीम है वो बहुत ऊंची हो गई है, यानी कि चोटी बन गई है, और कहीं पर बिल्कुल चिपटी हो गई है, और बीच में जो मेसोकॉटिक है वहां पर वो लगभग आम तकसीम जैसी होती है, लेकिन वो तकसीम आम तकसीम नहीं होती है, वो थोड़ा आम तकसीम से अलग हो जाती है। तो नाज़रीन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके बाद हम इसकी गिनती कैसे करते हैं, यानी कि कैसे पता कर सकते हैं कि कर्टोसिस क्या है या उस कर्टोसिस की कदर क्या है, इसको कैसे निकाला जा सकता है। तो इसको निकालने के लिए भी एक अलग से फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि कर्टोसिस के लिए हम के यू का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी में के और छोटे यू का इस्तेमाल करते हैं कर्टोसिस को जानने के लिए। तो कर्टोसिस बराबर क्यू बटा पी 90 घटाओ पी 10। तो यहाँ पर के यू जो है वो कर्टोसिस के बारे में बताते हैं, क्यू जो है वो चौथाई इन्हिराफ जो हम आपने पहले पढ़ा होगा जिसको कि क्वार्टाइल कहा जाता है,
1/4 जिसको हम चौथाई इन्हेराफ कहते हैं वो हो गया। यानी कि जब हम किसी ग्राफ को के इसकी जो ग्राफ है जो उसके जो 4 हिस्से में बांटते हैं तो उसका जो एक हिस्सा हुआ वो 1/4 कहलाएगा। तो ये हो गया चौथाई इन्हेराफ। P90 का मतलब हो गया 90वां परसेंटाइल और P10 का मतलब हुआ 10वां परसेंटाइल। तो इस फार्मूले पर बिठाने के बाद अपने आदाद शुमार को हमें कुछ नंबर जो हासिल होते हैं वो कर्टोसिस को बताते हैं, और उस कर्टोसिस को जानने के बाद तब हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो तकसीम है वो औसत से कितना ज्यादा उसमें इन्हिराफ आया है, यानी कि कितना बदलाव आया। वो आम तकसीम ना हो करके वो जो कर्टोसिस बना तो वो क्यों कर्टोसिस बना और उसमें कितना ज्यादा इन्हिराफ है, इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब इसके बाद कर्टोसिस के बारे में ही इसका एक और फार्मूला है। कर्टोसिस के फार्मूला जो दूसरा फार्मूला है वो भी इसी से मिलता जुलता है कि इसमें जो हम K बराबर Q बटा P90 या घटाओ P10 इसे जब हम करते हैं तो यहाँ पर ये दिखाता है कि जो K है जिसको हम कर्टोसिस कहते हैं वो आम तकसीम में आने के लिए उसकी जो कदर होती है वो 0.263 होना चाहिए, और जो कि 0 से लेकर के 0.050 तक के बीच में होना चाहिए। तो जब उस फार्मूले से QD बटा P90 घटाओ P10 से हम इस फार्मूले से की मदद से कर्टोसिस की कदर निकालते हैं, उसका हिसाब लगाते हैं, तो आम मोड की कीमत 0.263 के तौर पर हासिल की जाती है। अगर हासिल करदा कीमत 0.263 से कम है, 0.263 से कम है, तो करवट को लेप्टोकॉटिक कहा जा सकता है, यानी कि लेप्टोकॉटिक जिसमें कि चोटी जो है थोड़ी ऊंची बनती है। और अगर कीमत 0.263 से ऊपर है, 0.263 से ऊपर है, तो कर्व को प्लेटोकॉटिक कहा जा सकता है, यानी कि वो उसका जो कर्व है वो चिपटा बनता है। तो यहाँ पर ये चीज हासिल होती है कि अगर जो इस फार्मूले से हमें जो वैल्यू जो कदर हासिल होती है उस कदर की जो वैल्यू है वो होना चाहिए नॉर्मल होने के लिए, आम तकसीम में आने के लिए 0.263 होना चाहिए। अगर इससे वो ऊपर है तो वो चिपटा है, प्लेटोकॉटिक है, और अगर नीचे है तो लेप्टोकॉटिक है, यानी कि उसकी जो चोटी है फिर वो ऊंची बनती है। तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कर्टोसिस का जो फार्मूला है उस फार्मूले से कर्टोसिस के बारे में आसानी से जानकारी हासिल हो जाती है कि तकसीम जो आदाद शुमार की तकसीम है वो किस तरह की तकसीम है। अब इसके बाद कर्टोसिस के बाद स्क्वीनेस जिसे तिरछापन कहा जाता है। स्क्वीनेस या तिरछापन के बारे में ये कहा जाता है कि इस तकसीम में औसत, मीडियन और मोड तकसीम के मुख्तलिफ मकामात पर गिरते हैं। औसत, मीडियन और मोड, ये जो तीन चीजें हैं, अगर ये तीनों बराबर हो जाती हैं तो तकसीम आम हो जाती है, यानी कि नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन औसत, मीडियन और मोड की जो तकसीम है वो मुख्तलिफ मकामात पर गिरते हैं और कशिश शक्ल का मरकज एक तरफ मुंतकिल हो जाता है, यानी कि एक कुछ खास शक्ल का जो मरकज होता है वो एक तरफ मुंतकिल आएगा। लिहाजा स्क्वीनेस या तिरछेपन मनहनी खतूत में तवाज़ुन की कमी का तयीन करता है, और चूंकि आम इम्कान एक हम आहंगी वक्र है, इसकी तिरछी 0 है, यानी कि उसकी जो तिरछी होती है वो 0 होती है, उसमें कोई तिरछापन जो है वो नहीं होता है। यहाँ पर मॉरिस हैम्बर्ग नाम के एक साइंसदान, उन्होंने बताया कि जो तिरछापन है वो जो बराबरी है उसमें कमी को दिखाता है, और उसकी जो उसकी जो शक्ल होती है, जो
फ्रीक्वेंसी की जो शक्ल होती है, आदाद शुमार की जो तकसीम की जो शक्ल होती है, उसमें उसकी जो एक समान जो शक्ल होती है, उसकी एक जैसी जो शक्ल होती है, उसमें कमी को जाहिर करता है। तो ये खास तौर पर ये बताता है कि इसमें मेन यानी कि औसत, मीडियन और जो मोड होती है वो एक तरफ मुख्तलिफ मकामात पर गिरते हैं, अलग अलग मुख्तलिफ मकामात पर गिरते हैं और एक तरफ जाकर के मुंतकिल हो जाते हैं, जो कि तिरछे, जैसे कि जो ग्राफ की जो शक्ल है वो तिरछापन उसमें आता है। नाज़रीन, आप अपने स्लाइड में भी देख सकते हैं कि जो ग्राफ जो बनता है इससे, वो बिल्कुल उसकी जो शक्ल होती है वो तिरछी, साफ साफ तिरछी दिखाई देती है, यानी कि उसकी जो उसमें कोई गोलाई या कोई लंबाई या कुछ इस तरह का जो शक्ल है वो साफ तौर पर ना होकर के तिरछापन जो है वो ज्यादा दिखता है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि तिरछी या स्क्वीनेस के भी अलग अलग जो कुछ इकसाम है, उन इकसाम को समझने के बाद ही तिरछी को के बारे में अच्छे तरह से जानकारी हासिल हो सकती है। तो स्कोर की तकसीम पर मनहसर है होता है और तिरछी को दो इकसाम में दर्जा बंद किया जा सकता है, यानी कि इसके दो खास इकसाम बताए गए हैं। एक को मुस्बत तिरछापन बताया गया है और दूसरे को मनफी तिरछापन बताया गया है। तो इसमें देखिए कि जो मुस्बत तिरछापन होता है उसमें क्या है कि तकसीम की मनहनी खतूत को मुस्बत तौर पर मुतजलजल कहा जाता है जब स्कोर की तकसीम बाएं सिरे पर ज्यादा होती है। जब स्कोर जो है उसकी जो तकसीम है वो बाएं तरफ ज्यादा होती है, यानी कि जैसे कि पहले बताया था कि पूरा स्कोर जो दो हिस्से में बढ़ जाता है, जब तकसीम आम तकसीम होती है तो वो बीच में गिरता है और दो बराबर हिस्से में बाएं तरफ और दाएं तरफ उसके जो स्कोर है वो बढ़ जाते हैं। लेकिन जब तिरछापन होता है तो बाएं तरफ जो है उसकी तकसीम जो है स्कोर की वो ज्यादा हो जाती है। आप अपने स्लाइड में नाज़रीन देख सकते हैं कि औसत, मीडियन और जो मोड होते हैं वो बाईं तरफ ही ज्यादा गिर रहे हैं और उसके बाद जो ग्राफ बन रहा है वो बिल्कुल वहां से तिरछा होकर के नीचे की तरफ गिर रहा है। तो ये बाईं तरफ जब गिरता है, औसत, मीडियन और मोड जब बाईं तरफ गिरे तो ये माना जाता है कि यहाँ पर मुस्बत तिरछापन है। मुस्बत तौर पर मुतजलजल तकसीम में ज्यादा अफराद स्कोर हासिल करते हैं जो औसत से कम होते हैं, जो औसत से कम होते हैं वो ज्यादा हासिल करते हैं। अब दूसरा है यहाँ पर मनफी तिरछापन। तो मनफी तिरछापन में जाहिर है कि ये इसका पहले वाले का मुस्बत तिरछापन का उल्टा होगा, यानी कि मुस्बत तिरछापन में बाईं तरफ स्कोर अगर गिर रहे थे तो यहाँ पर दाहिनी तरफ गिरेंगे। तो अगर स्कोर की तकसीम दाएं जानिब ज्यादा गिरती है तो तकसीम को मनफी तौर पर तिरछा कहा जाता है। तो स्लाइड में जो तस्वीर है उस तस्वीर सहारे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मीन है यानी कि औसत, मीडियन और जो मोड है वो दाहिनी तरफ गिर रहे हैं और एक तिरछी शक्ल अख्तियार कर रहे हैं जिसको कि मनफी तिरछापन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कर्व बनता है, जो लाइन खिंचती है, वो बिल्कुल तिरछी लाइन होती है और दाहिनी तरफ जाकर के गिरती है, नीचे से ऊपर की तरफ उठी और उठ करके वो देखिए नीचे की तरफ जाती है, जो कि एक दाहिनी तरफ एक तिरछी लाइन बना रही है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये मनफी तिरछापन है। यहाँ मीडियन औसत से बड़ा है, यहाँ पर जो मीडियन होता है वो औसत से बड़ा है और इसीलिए औसत मीडियन की बाईं तरफ है। ये देखा जाता है कि औसत जो है वो मीडियन की बाईं तरफ होता है, यानी कि मीडियन बीच में आता है, बाईं तरफ औसत है और दाहिनी तरफ मोड होता है। यहाँ ज्यादा अफराद औसत से ज्यादा स्कोर हासिल करते हैं। यहाँ पर जो औसत से ज्यादा स्कोर हासिल करने वाले इसको जो अफराद होते हैं औसत से ज्यादा स्कोर हासिल करते हैं। तिरछी की जानकारी के लिए भी इसका भी कुछ फार्मूला है, जिसका सबसे मशहूर फार्मूला है कि तिरछी के पन को निकालने के लिए औसत से मीडियन को घटा के उसको 3 से गुना कर देते हैं और उसको फिर उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से यानी मैरी इन्हिराफ से उसमें तकसीम कर देते हैं। तो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है स्क्वीनेस के लिए। तो 3 और ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में औसत घटाओ मीडियन बटा
मेयारी इन्हिराफ। यहाँ पर एस के से मुराद तिरछापन, एम से मुराद है मतलब, मीडियन एमडी और एसडी है मेयारी इन्हिराफ। और इसके बाद एक और फॉर्मूला है इसमें, पी 90 जोड़ पी 10/2 घटाओ पी 50, जहां पर एसके में तिरछापन, पी 90 का मतलब 90वां परसेंटाइल, पी 10 का मतलब 10वां परसेंटाइल और पी 50 का मतलब 50वां परसेंटाइल होता है। तो नाजरीन, ये थे आम तकसीम के बारे में कुछ जानकारी, जिससे कि आपको मजीद जानकारी हासिल होगी कि किस तरह से आदाशुमार का हिसाब लगाया जा सकता है, या और उसे ग्राफिक के जरिए दिखा करके किन किन बातों की जानकारी हासिल हो सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।